तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो पल पल की अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं और किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, किसने जीत हासिल की है, वो सभी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की सियासी हलचल फिलहाल मची हुई है वो आपको बता देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और 6 बजे जेपी नड्डा भी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा में जीत का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी होने लगी हैं। बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय पर संबोधित करेंगे। हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। उनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। 6 बजे जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पर अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जीत को लेकर हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करेंगे। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचकर सभी को संबोधित करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम है। उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है और संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम किया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम किया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। किस तरीके से देखते हैं ये जीत? भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैंने काम किया है। यहाँ पे जो लोगों ने मैंने वादे किए 5 साल में, मैंने जो लोगों की कमिटमेंट है, मैं उनको पूरी कोशिश करने की उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश से लोगों के बीच में 24/7 लोगों के बीच में रहूंगा। जो लोगों का प्यार और उत्साह मिला उसके लिए लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पब्लिक ने एक अलग ही तरह का उत्साह पहले दिन से मेरे को दिया। जब मैं पब्लिक में गया तो मैंने इसीलिए मेरे को कंफर्टेबल था कि मेरी विन अच्छी विन होगी और जो आज रिजल्ट आया और लोगों ने अपना प्यार दिखाया और जो मेरी लोगों के साथ कमिटमेंट है, मैं भी उसमें 100% 24/7 पूरी करने की कोशिश करूँ। सर्टिफिकेट मिल गया है जी। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में, 8000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है और कपिस्थल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जीत लेके आए हैं और ये किसान मजदूर की, हमारी SC BC साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए। देखिए, ये लोगों की उम्मीदें हैं, भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारियां आई हैं, अब उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारा पहला पड़ाव है। ये कोई आखिरी नहीं है कि हम लोग जीत गए, जीत का जश्न नहीं है, बल्कि पहला पड़ाव है हमारा और उस पड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी जिंदगी का मकसद रहा है, उस मकसद के लिए पहला कदम हमारा है। लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से
खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। तो आपने सुना सभी को किस तरीके से उन्होंने अपनी जीत को लेकर वादे किए थे और अब उन्होंने खुशी जाहिर की है। वहीं ठीक है, और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का सियासी माहौल बनाया हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से फिरोज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले हरियाणा के हमारे ये जो जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा ने पूरे देश को ये लोकसभा चुनाव के बाद एक इसने आशीर्वाद प्रदान किया है कि हम सबके नेता, राष्ट्र के नेता मोदी जी अपने काम की वजह से जाने जाते हैं और यही हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जीत का आसरा है जी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा की जनता के लिए दिल से उन्होंने सेवा करने के लिए तीसरी बार आह्वान किया और जनता ने उनका पूरा साथ दिया। ठीक है, फिरोज खान साहब, जो अनुमान कांग्रेस लगा के बैठी थी हरियाणा के अंदर, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाए, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई यही है, सभी को पहले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सच्चाई यही है, शासन प्रशासन और ईवीएम जीते हरियाणा में, कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया है। ये कहना चाहता हूँ आपसे, अच्छा, इंडिया वॉइस के माध्यम से और बीजेपी के लोगों को। देखिए, सब लोग जानते हैं क्या खेला हुआ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबको पता है सबको क्या हुआ नहीं हुआ। शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब ने मिल करके देखा। सबसे पहले मीडिया को खरीदा गया। इलेक्शन कमीशन जो है 12 से 15 सीट का ऐलान लास्ट तक करते रहा। 200, 500, 1000 वोट से हमारे कम से कम 12 से 15 प्रत्याशी हारे हैं चुनाव। फिरोज खान साहब, ठीक है, आपने अब अपनी बात कह दी और साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप भी लगा दिया कि कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया है। हालांकि ये बात 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दी थी कि जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम होगी खराब। अब वही रोना फिर से शुरू। आप बताएं, ईवीएम का ठीक है मामला, लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है 12-15 सीट को रोकना, काउंटिंग को रोक देना? किसके सारे पे काम हुआ है? शासन प्रशासन किसके सारे पे काम कर रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से, अपने बीजेपी के साथियों से। ये तो सीधा सीधा सबको पता था कि एनटीएन गवर्नमेंट 10 साल की सरकार, वहाँ जाट वोटर मेन फैक्टर है, वहाँ जाट है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो लोग सब। मैं खुद घूमा हूँ, कैथल घूमा हूँ, आपका फिरोजपुर पूरा जिला घूमा हूँ, पानीपत, जितना हरियाणा है कम से कम 20-25 सीटों में घूमा। घूमने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो एक हवा चल रही है कांग्रेस की। लेकिन आज जब हम लोग रिजल्ट देखा तो आप पता है यहाँ का रिजल्ट कैसा निकला है। चलिए ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम आने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं आए, आपका सीधा सीधा यही कहना है। लेकिन और जो दल हैं उन्होंने भी तो मेहनत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो मेहनत की थी, तो ऐसा क्यों हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार ही बन रही थी, बीजेपी की नहीं बननी चाहिए थी, जो आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है? आप पता है ना, 12-15 सीट रोकने क्या जो इलेक्शन कमीशन को, वो हम आपके टीवी में दिखा रहा था, जितना नेशनल मीडिया चैनल जितना सब में दिखा रहा था कि बीजेपी 20 सीट में है, 50-55 सीट पर कांग्रेस है, बाकी अन्य लोग है। अब फिर अचानक ऐसा कौन सा चीज निकल गया कि इनको 50 सीट नहीं? तो फिरोज खान साहब, लोकसभा चुनावों में भी यही आंकड़े दिखाए थे, भारतीय जनता पार्टी को किसी ने 300, किसी ने 350 प्लस, लेकिन परिणाम जो आए, फाइनल परिणाम जो आए, उसमें क्या हुआ? घोटाला नहीं कर पाया उस वक्त। इस बार घोटाला हो गया, काम चल गया। सब लोग हमारे जो नेता थे ओवर कॉन्फिडेंस को जी रहे थे। चलिए ठीक है। नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी,
फिरोज खान साहब ने आप पर आरोप लगाया है कि घोटाला किया है, घोटाले से जीते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव। देखिए, सबसे ये बात कहकर ये हरियाणा की जनता पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये देश विरोधी बात कर रहे हैं। आप इसी बात कर, जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम जनता के आशीर्वाद को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। और अगर ये बात घोटाला, मुझे मालूम था, अभी 4 दिन पहले आप ही के यहाँ डिबेट पे मुझे कहा जा रहा था कि नवीन शर्मा जी का फोन नंबर बंद मिलेगा, मगर इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये बहुमत में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो सीएम की शपथ लेने के लिए तैयारियां चल रही थी इनके वहां, मगर जनता ने ये देखा कि ये जनता इनको बेवकूफ समझती थी और ये बेवकूफ निकले। जनता ने अपना पूरा काम किया, आशीर्वाद दिया, मोदी जी के काम को सराहा है। लेकिन नवीन जी, हाँ जी, ठीक है, आप लोग जीते हैं, आपकी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने वाली है, लेकिन कुछ नेता हैं जो गलत बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। जीतने के बाद उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाता है, वो कुछ भी कह देते हैं। अभी आपके जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट जीती जरूर हैं लेकिन मेरे नाम से जीती हैं, और उनके जीतने से कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। मतलब जहां वो जाती हैं उस जगह का सत्यानाश हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हर एक नेता के अपने अपने विचार हैं, ये पार्टी के विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचार अलग हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि ये बयान उनका गलत है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम इस प्रकार की कोई भी, ये पार्टी के विचार नहीं है। कोई अपना सांसद है, कोई पार्टी का पदाधिकारी है, तो वो कोई अपनी अलग बात करता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने सीधा एक मंत्र देखा था कि मोदी जी के आशीर्वाद इसने से हम जनता के पास जाएंगे। हम गए, हमने काम किया, हमने काम को बताया। बाकी कांग्रेस पार्टी के जो लोग बुरा नैरेटिव तैयार कर रहे थे हमारे खिलाफ, वो इनके जनता ने इनको जवाब दे दिया है कि आपने जो यहाँ किसान, बेरोजगार, ये सारी चीजें जो बनाई, उसका उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है और हमने सरकार चुना। हमने आपको पहले बताया था कि हम तीसरी बार पूरे बहुमत के ऊपर से आएंगे। 50 और 60 का रेशियो हमने दिया था आपको। तब यही कांग्रेसी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि ये मजाक है। और ठीक है नवीन शर्मा जी, एक बार आपको सुना देते हैं, आपको बयान सुना देते हैं ब्रजभूषण सिंह का। आंदोलन था, इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। चलिए ठीक है नवीन शर्मा जी, आपने सुना ब्रजभूषण सिंह ने किस तरह का बयान दिया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट अगर जीती हैं तो मेरा नाम का फायदा उठाकर जीती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। तो किस हद तक ऐसे बयान सही हो सकते हैं? अब अपने अगले कार्यकाल की तैयारी कर रही है। और हमको जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। जिस व्यक्ति के माध्यम से जो विचार आए, ये उनके निजी विचार हैं। और इस प्रकार से किसका नुकसान हुआ है, किसका फायदा हुआ है, ये हम महत्व नहीं देता है। हमें हरियाणा के जनता के लिए कुशल कार्य करने हैं अगले 5 साल। हमें अब उस पर ध्यान देना है। बस खासकर ये है कि जो माननीय राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री खोल गए थे, उसका कोई जवाब इनके पास हो तो जरा बताइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहे थे जिससे जनता को
को बरगलाने का काम जैसे यूपी के लोकसभा के चुनाव में किया और यूपी की बेचारी भोली भाली जनता इनके बरगलाने में आ गई थी, मगर हमारी हरियाणा की जनता इनको ठोक के जवाब दी है। नहीं नवीन शर्मा जी, एक बात बताइए, आपने साफ तौर पर कह दिया कि यूपी की भोली भाली जनता उनके बहकाने में आ गई, तो आप क्यों नहीं बहका पाए यूपी की जनता को? ने कहीं कोई ऐसा झूठी बात नहीं कही। हमने लोकसभा चुनाव पे अपने मुद्दों पे बात पे चुनाव लड़ा। राहुल गांधी का झूठ आपके सच से जीत गया, कहने का मतलब यही है कि आप अपना सच मैदान में नहीं उतार पाए और कांग्रेस ने अपना झूठ फैला दिया। मगर देखिए वो जवाब यहाँ हरियाणा में सरकार पूर्ण बहुमत से आकर दिया है। हाँ। पूरी बहुमत से, गुड, पूरी बहुमत से हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को दिया कि हम यूपी वाले नहीं है जो आप मुझे 1 जुलाई को खटाखट वाला बहाना बताओगे। सर देखिए, आज हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए कि झूठ कब तक आपका काम करेगा। इसलिए अब इस जीती हुई सरकार को इन लोगों की तरफ से बधाई आनी चाहिए। भाई पता नहीं कहाँ है, बधाई देनी चाहिए। जलेबियां तो बहरहाल इनकी नहीं आई, मगर हम लड्डुओं का स्वागत करेंगे इनसे। और हमने कहा भी था कि हम लड्डू खिलाएंगे जीत पे। ये कह रहे थे आप क्या करेंगे क्या करेंगे, जो करेंगे जनता करेगी, जनता ने करके बता दिया है। नहीं नवीन शर्मा जी, वैसे अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले जिस हिसाब से जी 2 दिन पहले, ठीक है नवीन शर्मा जी, हमारे साथ कुलदीप जी भी शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस हिसाब से सियासी माहौल बदला है, सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए श्रीमान जी, जहां तक हरियाणा का जो चुनाव परिणाम का रिजल्ट आया, अगर इसका विश्लेषण करा जाए तो चुनाव से अगर पहले देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव सरकार और जनता के बीच में है, लेकिन जैसा परिणाम आया वो परिणाम बिल्कुल सोच से परे। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं हारी, भाजपा नहीं जीती, लेकिन हरियाणा की जनता हारी है पूर्ण रूप से। और जिस तरीके से हरियाणा के लोग आंदोलनरत थे, और आंदोलन भी अलग अलग कैटेगरी के लोग आंदोलन कर रहे थे। आप देखेगा वहां पे किसान का आंदोलन हुआ, इसके बाद पहलवानों का आंदोलन हुआ, अग्निवीर के मुद्दे पे वहां पे जो है युवा जो है नाराज थे। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी आज चरम पे, और इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत की हैट्रिक लगाई तो अपने आप में सोचनीय है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हार नहीं, मैं तो ये कह रहा कि ये तो असली मुद्दों की हार है। आप एक बात बताओ, अगर राजनीति के अंदर धीरे धीरे असली मुद्दे खत्म होते जाएंगे, अगर ये हार कांग्रेस की है तो इसका मतलब ये भाई किसानों की भी हार है, इसका मतलब ये पहलवानों की भी हार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है जवानों की भी हार है। तो अगर असली मुद्दे राजनीति से खत्म होंगे, क्यों भाई ये देश की राजनीति किस तरफ जा रही, कहीं ना कहीं हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल कुलदीप जी, जो मुद्दे आपने गिनाए हैं ये मुद्दे ठीक है, जायज हैं कि इन मुद्दों को अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दे बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो क्या वहां की जनता ने भरपूर वोट दिया है बीजेपी को? नहीं, देखिए भरपूर वोट दिया या नहीं दिया ये तो जब पूर्ण रूप से आंकड़े आ जाएंगे और जब उसका विश्लेषण होगा ये तो तब पता चलेगा। फिलहाल हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो पुरानी नीति है कि फूट डालो और शासन करो। ये कहीं ना कहीं बांटने की नीति करते हैं, ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, फिर ये जाति के नाम पे लोगों को बांटते हैं। इस तरीके का हरियाणा के अंदर एक नैरेटिव सेट किया गया एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, सारी कम्युनिटी इन्होंने कर दी और कहीं ना कहीं ये चुनाव परिणाम उस पर जो है मोहर लगा दी और आज यही रिजल्ट है। आप एक बात बताओ श्रीमान जी, आप चुनावी सर्वे को देखो, इससे पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा था, मैं आपको बताऊं मेरे को भारतीय जनता पार्टी वाले में भी मेरे बहुत साथी जानने वाले हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं था कि वहां पे जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखो, जिस तरीके से मोदी जी हर राज्य में धुआंधार प्रचार करते थे। केवल 4 रैलियां जो है हरियाणा के अंदर मोदी जी ने की और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की ये मान चुके थे कि भाई वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी नहीं, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट इस तरीके का है तो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और कहीं ना कहीं लोग ऐसा सोचे थे कि हरियाणा के अंदर
अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो जो जीत होगी वो केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पे जो जीत होगी वो किसानों की जीत होगी, वहां पे जीत जो होगी वो पहलवानों की जीत होगी, वहां पे जो जीत होगी वो युवाओं की जीत होगी। लेकिन ऐसा हो ना सका, इसका मतलब वहां पे जो हार हुई वो कांग्रेस की हार नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें नहीं जा रहा, वहां पे जो हार हुई वहां पे किसानों की हार हुई, वहां पे जो है जवानों की हार हुई, वहां पे पहलवानों की हार हुई, और खास तौर से जो क्रांतिकारी लोग हैं, हम जैसे लोग, मैं भी क्रांतिकारियों की श्रेणी में अपने आप में रखता हूं, ये हम जैसे लोगों की भी हार है। आप एक बात देखो, क्रांतिकारी आंदोलनकारी इस देश में आंदोलन करेंगे और फिर जो राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाएगा, उसी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से, मैं प्रचंड बहुमत बोल रहा इसको, चूंकि पहली जो सीटें थी उससे भी ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही, तो कहीं ना कहीं आज जो आंदोलनकारी है, जो क्रांतिकारी है, वो कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का कोई मतलब नहीं, लेकिन मुद्दे हारने। ठीक है कुलदीप जी। नवीन शर्मा जी, सीधा सीधा आरोप है कि आपका एक ही काम है, फूट डालो और राज करो, और इसका सीधा सा उदाहरण अभी देखने को मिल चुका है। आपके नेता ब्रजभूषण सिंह ने अभी जो तंज कसा है विनेश फोगाट को लेकर, देखने को मिल चुका। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, अगर हमने फूट डाली होती तो पूर्ण बहुमत से ऊपर हम नहीं आते चुनाव में। नहीं ठीक है, फूट नहीं, वो चलो वो बात भी अलग कर लेते हैं, लेकिन अगर जो जीत गया, विनेश फोगाट जीत गई, उसके बावजूद भी आपके नेता अगर उस पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम का फायदा उठाकर विनेश फोगाट जीत गए, और बहुत ही कह सकते हैं कि गंदी भाषा है, बहुत ही गंदी भाषा में उन्होंने कहा कि जहां वो जाती हैं सत्यानाश कर देती हैं। मैं तो एक बात क्या कहना चाहूंगा, मैं वो हरियाणा की बेटी है, हमारे देश की पूर्व खिलाड़ी है, और आज वो विधानसभा चुनाव जीत कर आई, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, और वो विधानसभा में उनका स्वागत अभिनंदन हमारी पार्टी में करती है, क्योंकि वो जीती हुई बेटी है और चुनाव जीत कर आई है। अब वो विधानसभा के एक समस्त सम्मानित आपके विधायक हैं, और रही बात उनके प्रति, अगर कोई व्यक्ति पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी भी प्रकार का इस तरह कोई बयान देता है तो वो पार्टी का बयान नहीं है, ये आप भली बात समझ लीजिए। उनका अपना निजी, कोई भी व्यक्ति निजी कटाक्ष करता है, उसमें पार्टी किसी निजी कटाक्ष, तो आपकी तरफ से वो बयान गलत है ना? क्या पार्टी का एक बयान नहीं है, निजी तौर पे अगर किसी का बयान किसी महिला के सम्मान आत्मसम्मान के लिए, तो वो पार्टी का बयान नहीं है, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। बाकी सबसे पहली चीज ये है कि आज देश के हरियाणा राज्य में जो किसान भगवान कहा जाता है, हमारे किसानों को माननीय विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार से कहा कि किसान हमसे रुष्ट है, नौजवान हमसे रुष्ट है, अग्निवीर का जो दुष्प्रचार किया इन लोगों ने, ये उन लोगों ने जवाब दिया है कि आपने हमको अपनी राजनीति में यूज करने का काम किया था, जो कि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा क्यों नहीं था। आपने इन तीनों को नाम डालते, चारों को चीजों जोड़कर आपने सोचा कि सत्ता आनी चाहिए, तो ये किसानों ने जवाब दे दिया आपको। अब ठीक है फिरोज खान जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं है, हम पूरे फिरोज खान साहब, ठीक है। नवीन शर्मा जी, आऊंगा आपके पास। फिरोज खान साहब, अभी कुलदीप जी ने जो मुद्दे गिनाए और जो पूरा विश्लेषण उन्होंने करके बताया, उससे यही लगता है कि कांग्रेस ने भी हो सकता है कि इतना साथ नहीं दिया जो वहां की जनता का देना चाहिए था, वहां के लोगों की आवाज को उठाना चाहिए था, पहलवानों की आवाज को उठाना चाहिए था, किसानों की आवाज को उठाना चाहिए था। हालांकि कोशिश की, लास्ट समय तक कोशिश की, लेकिन परिणाम इतने गंदे कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा वाले लोग जितना कूद रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, ये लोग इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, शासन प्रशासन ने जिताया है, ज्यादा का मार्जिन नहीं है, बस 5-7 सीट का मार्जिन है। मैं कहना चाहता हूँ, आज देखिए ब्रजभूषण सिंह ने आकर के फिर मेरी पहलवान बहन को आज आपके सब कहने का काम किया है। कितना अहंकार में ये लोग चूर है, और जनता ने वोट नहीं दिया है, जनता ने तो कांग्रेस को जिताया है। 35 सीट हमारी आई है, और 12 से 15 सीट ऐसा है जो 200-500 वोट पे इलेक्शन कमीशन और शासन प्रशासन ने लोग जिताने का काम किया, तब जाके लोग 45 के पार पहुंचे। क्योंकि ये लोग 35 में 30 में अटक जाते, ये पहले से प्लानिंग था, इन लोगों को पता था क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारे नेता जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा जी रहे थे,
हमारे 60 सीट आ रहे हैं, कांग्रेस की 70 आ रही है। अगर इन लोगों ने ईवीएम का देखभाल नहीं किया, ईवीएम को ठीक से चेक नहीं किया, इसीलिए जा करके आज जो है यहाँ पर बीजेपी को बड़ा हासिल हुआ। मैं कहना चाहता हूँ आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से, और जो हमारे बीजेपी के लोग उछल रहे हैं, अभी जो देखते हैं लोग अहंकार में शुरू हो गए हैं। ये लोग अहंकार में शुरू करके हमारी विनेश फोगाट की बहन है उसको आप जो सब कहने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है। आज आप देश के क्या हाल है, ठीक साहब, है अपने आप को अपने गर्भान में झांकने का काम करे। ये लोग किसानों को परेशान किया है, मजदूरों को परेशान किया है। ठीक है फिरोज खान साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने ब्रजभूषण सिंह का बयान सुना, ठीक है, और इससे पहले भी विनेश फोगाट को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था उनकी तरफ से। उन्होंने ओलंपिक में जो कारनामा करके दिखाया उसको लेकर भी ब्रजभूषण सिंह ने उनको ट्रोल किया, और अब उनकी जीत के बाद भी इतनी गंदी बयानबाजी। देखिए, मेरे ख्याल से इससे शर्मसार कर देने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से जो मैं देख रहा भाई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नेता इस तरीके से जान देंगे, और जरा खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को ध्यान रखें कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो सांसद रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर तो ये लगाम लगाने की जो है कोशिश कर रही है, क्या अपने नेताओं के ऊपर जो है लगाम नहीं लगा सकते? भाई आप एक बात बताओ, कांग्रेस वहां पे हार गई और भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई। अगर इसका उल्टा होता तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरीके की घटना बयानबाजी जो है कर सकते थे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और एक तरफ आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री सहित आपके सारे कैबिनेट मंत्री, आप जो है नारी के मान सम्मान की बात करते हैं, और ये वही विनेश फोगाट है जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी बेटी कहकर जो है संबोधित करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री, जब यही बेटी देश की आन बान शान बढ़ाती थी। और आज इसी बेटी के खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी, भाई माना चलो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हरियाणा में जीत चुकी, भाई हार जीत है, चुनाव के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आप इस तरीके की बयानबाजी एक बेटी के साथ, और वो भी ऐसी बेटी जिसने देश का मान सम्मान कितनी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है बढ़ाया, आप उसके लिए आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश रहेंगे? जरा पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। जीत आपकी हुई है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। कुलदीप जी, मैं अभी सभी को रोकना चाहता हूं। मैं संजय निषाद ने क्या कहा है हरियाणा चुनाव को लेकर वो सुना देते हैं आपको। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की आज काउंटिंग चल रही है, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की बढ़त है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या लग रहा है इन रुझानों से? ये तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और जो विचारधारा के समर्थक हैं वो हम देखो हरियाणा जीत रहे हैं। किसानों, नौजवानों, महिला, गरीब के कल्याण के हम कुछ साथ खड़े हैं। जनता जनार्दन है, जज है, फैसला ले रही है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे भी, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान मेरे देश की शान है। ये लोग किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाकर कांग्रेस की तो हीरो हो गए, किसान जीरो था। आज मोदी जी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए किसान भी हमारे साथ खड़ा है और देश के जवान भी खड़े हैं। रही बात कि मोदी जी कहते हो करते हैं, जम्मू कश्मीर की जहां बात की आपने, तो वहां का सामाजिक समीकरण कुछ अलग है, और वहां ये है कि अलगाववादी ताकतों, ये तो आज हमें रिजल्ट मिला है, जनता इसलिए दे रही है कि वो अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ा नहीं रहना चाहती है। अलगाववादी ताकतों के साथ कांग्रेस गई और जवाब दे कि धारा 370 फिर से लागू कराने के लिए आवाज उठाएंगे, फिर अशांति चाहते हैं। हम तो शांति के लिए पार्टी बनी है, हम शांति चाहते हैं देश में, इसके लिए मैं पार्टी का गठन किया हूँ। आप देखो कि कैसे खून खराबे के साथ कश्मीर का चुनाव होता था, एक चिड़िया भी नहीं मारी गई, चुनाव हो गया आज के दिन में किस तरीके का। तो आज के दिन में देश को, जनता को, ये तो एक वर्ग को बना रहे हैं, अंधा चला रहे हैं धंधा। वो तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बताती है सच्चाई कि खाली वह एक वर्ग उनको वोट देता है, बदले में गरीबी लेता है। हम चाहते हैं उनके डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आज के दिन में अब उसको उस जम्मू कश्मीर के चुनाव को देश की जनता देख रही है कि किसके साथ वहाँ कौन लोग हैं जो अलगाववादी ताकतें हैं। तो फिर हम उसका प्रभाव हमारे पास अच्छे परिणाम आएंगे देश में।
उपचुनाव में लगातार आपकी तरफ से 2 सीटों की डिमांड की जा रही, क्या पेच फंसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ? समय आने दीजिए और बैठक होगी। बैठक होने के बाद अगर कोई निर्णय नहीं होता है तब उस पर जवाब दिया जाता है। जिसकी बैठक ही नहीं हुई हो तो उस पर क्या जवाब दिया जाए? ये कहा जा सकता है कि अगर आपको सीट नहीं मिली 2 सीटें तो क्या आपका वो रहेगा? किसी को जो भी बयान दिए जाते हैं वो किसी आधारभूत पर बयान दिए जाते हैं। जब आधार है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल को हमेशा सम्मान देती है और जिसकी सीट वो लड़ती रही है, तो उसमें जब बैठक होगी, जब कोई विचार होगा, कोई उसमें नया आएगा, तो नया जब कोई परिणाम आएगा तो उसमें बात किया जाएगा। जी बिल्कुल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का कहना है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जम्मू और हरियाणा के चुनाव पर भी चर्चा किया जो रुझान आ रहे हैं। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आपने साफ तौर पर सुना हरियाणा चुनाव को लेकर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। चर्चा में फिर शामिल हो जाते हैं हमारे साथ कुलदीप मलिक जी, नवीन शर्मा जी और फरोन खान साहब बने हुए हैं। तो नवीन शर्मा जी, सीधा सा सवाल यही है, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो क्या फिलहाल मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कई लोगों की आवाजें उठी थी, हालांकि बीच में शांत जरूर हो गई थी, अनिल विज ने खुद कहा था कि 6 बार का विधायक हूं और अब की बार मेरा भी मन है मुख्यमंत्री बनने का, या सीएम सैनी ही रहेंगे? देखिए, ये जो चुनाव हरियाणा का हुआ है, ये माननीय मोदी जी का स्नेह आशीर्वाद और उनके चेहरे पे और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ हुआ है। तो जनता का जो आशीर्वाद है और चुनाव में जो अपना लीड करके आगे बढ़े हैं वो सैनी साहब बढ़े हैं। और बाकी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग है, प्रणाली है, पूरा हमारा संगठन है, हम सब उनके विचारों से चलते हैं। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है कि हम किसी को हमारे बाद वही आएंगे तीसरे, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी, दिल्ली मुख्यालय से जो इसमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी का सम्मान करते हैं। कोई 6 बार का विधायक है, कोई 7 बार का विधायक है, कोई 1 ही बार का विधायक है। ये पार्टी की रणनीति है और पार्टी अपने रणनीतियों पे काम करती है और जो दिल्ली मुख्यालय से तय होता है उसी का आशीर्वाद इसमें जनता के साथ चलता रहता है। ठीक है फिरोज खान साहब, क्या अब की बार कांग्रेस की रणनीति इतनी अच्छी नहीं रही जो होनी चाहिए थी? क्योंकि शुरू से ही कई नेताओं के रूठने की बातें सामने आती रहीं, मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी कभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। कुमारी शैलजा ने भी कहा कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, कई तरह के सपने कई नेताओं ने देखे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भी आपस में लड़ाई रहती। फिरोज खान साहब, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिरोज खान साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल सीधा सा आपसे यही है कि जैसा अभी नवीन शर्मा जी ने कहा कि हमारी एक अलग रणनीति होती है, रणनीति के तहत ही उन्होंने अब की बार का चुनाव जीता है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति अब की बार इतनी मजबूत नहीं थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी? क्योंकि इतने मुद्दे होने के बावजूद भी, बेरोजगारी, महंगाई, जवान, किसान, पहलवान, इतने मुद्दे होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई है तो क्या रणनीति में कमी थी? लेकिन वो उत्तर मत देना सीधा सीधा कि चुनाव आयोग पर आप निशाना साध दिया, घोटाले का कोई आरोप लगा दे, अपनी रणनीति के हिसाब से बताना। एकदम इन्होंने ठीक कहा। इनकी रणनीति थी कि कैसे करके इलेक्शन कमीशन को हम लोग को हाईजैक करना है, कैसे करके वहाँ के लोगों को जो है शासन प्रशासन को मैनेज करना है। इलेक्शन कमीशन को बोल देना है कि 10-12 सीट ऐसा रखना है कि आपको रोक कर रखना है। कमेंट आना ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो ये लाखों कार्यकर्ता है उनकी मेहनत है, मोदी जी के काम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 से 14 वर्ष हमारे अंदर जो हमारे कांग्रेस के, मैं कहना चाहता हूँ आप अपनी समीक्षा कीजिए, हारने की आप समीक्षा कीजिए, आप अपने नेताओं को समझिए, आप अपने नेताओं को समझिए जो करने के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और फेडरल काम करता है। अरे जब मोदी जी उनको बेटी बोलते हैं, वो विदेश में डंका बजाती है, देश का नाम रोशन करती है, मेडल
तो हम उनका विधानसभा में स्वागत करेंगे ना। आप क्या करते हैं? नहीं फिरोज खान साहब, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है हम कि तो उनका इतना स्वागत गलत करेंगे होने ना। के बावजूद भी बीजेपी ने सरकार कैसे बना ली? और आप आपने ये सीधा बताइए। इशारा कर दिया कि वो घोटाला हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होता ना। लोकसभा चुनाव में स्थिति आपने देखी थी, एग्जिट पोल क्या दिखाए गए थे, फाइनल नतीजे क्या आए, उस हिसाब से यहाँ पर बदल हुआ है। पुष्पेन जी ये बताइए, जम्मू कश्मीर में इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के साथ कितना बहुमत आया है? क्या हमारी पार्टी ने इलेक्शन चुनाव पे कोई कमेंट किया? हमने कुछ कहा? हमने उसका स्वीकार किया भाई। वहाँ पर ठीक है, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया है। इलेक्शन कमीशन कैसे रोक देगा वहाँ पर? तो हम संगठन में फिर से विषय विचार विमर्श करेंगे, आगे और मेहनत करेंगे। हमने तो नहीं कहा इलेक्शन कमीशन के लिए। चलिए ठीक है कुलदीप मलिक जी, आप फिरोज खान साहब के आरोपों को कितना जायज मानते हैं? देखिए श्रीमान जी, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर आज कांग्रेस की हार हरियाणा में हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह स्वीकारना चाहिए और उस पर मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और ये हार अभी हरियाणा के अंदर नहीं, आप इससे पूर्व के राज्यों में लो, आप मध्य प्रदेश की बात करो। मेरे ख्याल से खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मध्य प्रदेश के जब चुनाव हुए ये बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल, लेकिन वहां पे भी भाजपा की सरकार बनी। क्यों भाई, आप अपने आप में जो है मंथन क्यों नहीं करते, आप चिंतन क्यों नहीं करते? मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति के अंदर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जहां तक कांग्रेस की जो है बात है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में भी गड़बड़ रहती है, और अगर प्लानिंग सही है तो उसके एग्जीक्यूशन में भी गड़बड़ रहती है। अभी आप बताइए, बीच में जो विवाद हुआ, जो कुमारी सैलजा बहन ने जो विवाद दिया, क्या ये एक अच्छी रणनीति का हिस्सा है? और अगर सैलजा जी इस तरीके के जो है बयान दे रही है और वो भी मीडिया के सामने आके, तो उसका कितना निगेटिव इंपैक्ट जो है चुनाव के अंदर गया होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए। अगर आज कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव जीतती तो मेरे ख्याल से फिर कांग्रेस ईवीएम को दोष ना देती, फिर चुनाव आयोग की बात ना करती। और अभी आप लोकसभा चुनाव में देखो जिस तरीके का बल कांग्रेस को मिला, वहां पे ईवीएम की कोई बात नहीं हुई। और मैं तो जैसे ही वो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू सुनता था, उसमें वे यही पूछ रहे थे कि जब मैं चुनाव परिणाम देखा और उसके बाद मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि भाई ईवीएम मर गया या ईवीएम जिंदा है? यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करना चाहिए इस तरीके के रिजल्ट। अरे जब पूरे राज्य में इस तरीके की हवा हो, जब पूरे राज्य में अलग अलग कैटेगरी से आंदोलन हो रहे हो, इतने जबरदस्त मुद्दे हो, भाजपा का पूर्ण तरीके से जो है राज्य में फेल्योर हो और आपका डंका बज रहा हो, और इसके बाद भी अगर आप चुनाव हार गए तो आपको उसके ऊपर मंथन करना चाहिए। बेतुका बयान देने से कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए। बिल्कुल, फिरोज खान साहब, आपने सुना कुलदीप मलिक जी ने साफ तौर पर कहा कि बेतुके बयानों से बचना चाहिए और हार पर मंथन करना चाहिए। और इसका सीधा सा उदाहरण एक पंजाब भी है। पंजाब में आपकी सरकार थी, ठीक है, आपकी रणनीति अच्छी नहीं थी और वहां से आपकी सरकार चली गई। रणनीति क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि वहां पर कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू को आपने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, जो 6 महीने तक वही झूलता रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ना तो खुद कुर्सी पा पाए, उन्होंने अमरिंदर सिंह की कुर्सी और खाली, चन्नी सिंह को सीएम बना दिया। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का पत्ता साफ। नहीं, मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस से लोग बहुत जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को लोग मानते हैं, कांग्रेस को वोट देना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में, कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। जैसे शैलजा जी हैं और वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, इन लोगों के चक्कर में कुछ कमियां हुई है, लेकिन प्रशासन और इलेक्शन कमीशन लोग साथ देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बताइए ना, सब जगह इलेक्शन कमीशन का 12-15 चलिए ठीक है, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं। 3-4 जिलों में ईवीएम को लेकर बेहद गंभीर मामले देखने को मिले हैं। हम ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश का
बयान सामने आया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईवीएम को लेकर 3-4 जिलों में उन्होंने गड़बड़ी की बात कही है। चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं। 3-4 जिलों से ईवीएम को लेकर बेहद गंभीर मामले सामने आए। पर मैं हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है, और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। तो जयराम रमेश को सुना आपने, जिन्होंने साफ तौर पर सीधा सीधा कहा कि ये जो नतीजे आए हैं ये आश्चर्यजनक हैं और हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको सुनाते हैं मणिशंकर अय्यर की बात में। चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपने जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों को ही सुना, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो परिणाम आए हैं विश्वास करने के लायक नहीं हैं, और कई तरह की उन्होंने जो घटनाएं बताई हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ उन्होंने इशारा किया है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वहीं हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपने जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों को ही सुना, तो इनके जो
आरोप लगाए हैं इन्होंने, जो सब कुछ साफ तौर पर कहा है कि ये जो परिणाम आए हैं विश्वास करने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि विश्वास तो कोई भी नहीं कर पा रहा, हो सकता है जो बीजेपी के नेता बैठे हैं वो भी विश्वास ना कर पा रहे हो कि हमारी सरकार कैसे बन गई। आपको क्या लगता है? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी जयराम रमेश जी ने दिया, मैं उनकी बात से बिल्कुल जो है सहमत हूं। और कोई भी आप, ये तो राजनीतिक दल है भाई, कांग्रेस वहां पे जो है चुनाव लड़ी और जीत के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस वाले तो कैसे विश्वास कर लेंगे भाई? अगर आप हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों में से अगर किसी से भी पूछेंगे कि भाई हरियाणा में किस तरीके के परिणाम आएंगे, और ये तो खुद आप मीडिया कर्मी है, जिस तरीके के जो है वो परिणाम से पहले जो सर्वे आए थे और सर्वे में भी एक तरफा जीत जो है कांग्रेस की दिखाई गई थी, तो बिल्कुल अप्रत्याशित रिजल्ट। और जैसे अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हार है और ये तंत्र की जीत है, तो उनकी बात का भी मैं कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा। अगर ये लोकतंत्र की जीत होती तो फिर लोकतंत्र के मुद्दों की जीत होती। देखिए, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान इस डिबेट के अंदर है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल इसी बात को लेकर संघर्षरत है कि राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। नकली मुद्दे राजनीति से गायब हो, जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति खत्म हो। और ऐसा लग रहा था डॉक्टर कुलदीप मलिक को कि हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं इन असली मुद्दों के पक्ष में जो है वोट डालेगी, और हरियाणा से अब कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आज जिस तरीके की हताशा, खास तौर से एक डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं, जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप जरा सोचिएगा, जो आंदोलनकारी है, जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी है, अरे अगर हरियाणा में से इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी हुए, इतने आंदोलन हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ, और इसके बाद भी वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी इतने जबरदस्त बहुमत से अगर अपनी सरकार बना रही, तो भाई कहीं ना कहीं ये तो सोचनीय विषय है। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक के लिए सोचनीय विषय नहीं, जो इस देश का बुद्धिजीवी इंसान है, जो इस देश के बारे में चिंतित है, जो राष्ट्रवादी इंसान है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है हरियाणा के रिजल्ट। ठीक है, नवीन शर्मा जी, आपने सुना कुलदीप मलिक जी ने क्या कहा, और जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों ने भी कहा कि ये जो परिणाम आए हैं विश्वास करने के लायक नहीं है। और कह सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए थे, फाइनल नतीजे बिल्कुल अलग आए। लेकिन यहां पर बात है मुद्दों की। इतने मुद्दे होने के बावजूद भी अभी चारों तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी से किसान परेशान थे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से पहलवान परेशान थे, युवा परेशान थे, सभी परेशान थे। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो उनकी बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई छिपी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पुष्पन जी कि कांग्रेस ने जो नैरेटिव वहां पर बनाया जनता के दिमाग में कि भैया ये परेशान, वो परेशान है, वो परेशान, वो परेशान है, तो इनके द्वारा बनाई हुई जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं ये लोग पिक्चर में आना चाह रहे थे। मगर वो भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता हमारा है, जो घर घर जाके लोगों के समझाता है कि भाई जो सच्चाई है वो देखिए, किसानों के यहाँ पैसा पहुंच रहा है अकाउंट में। आप क्या समझ रहे हैं, आयुष्मान योजना हरियाणा में नहीं हो रही, लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, गरीबों को मकान नहीं मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है। तो अब जो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे, तो जनता ने इनको अपनी जबान में नहीं कहा, अपनी उंगली से बटन दबा के अपने बहुमत को बताया कि भैया हम आपके झूठ में नहीं फंसेंगे। नवीन शर्मा जी, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान ही आपके पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया था कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, उन्होंने किसानों का मुखौटा लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी एक तरफा जीत। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी की है, मैं तो आपकी प्लानिंग समझना चाहता हूं। सर, हमारे यहाँ रणनीति जो होती है वो संगठन के तौर पे होती है, और संगठन जो है वो मेहनत करता है, और संगठन ने अपनी मेहनत की है। अच्छा, जनता को समझाने का काम किया है कि भैया हम ग्राउंड लेवल पर आपके दुख में खड़े हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारी 2 बार सरकारें आई, दूसरी बार हम किसी के सहयोग से सरकार बना पाए,
उन्होंने भी हमें 6 महीने पहले धोखा दिया। तो ये जनता ने ये समझा कि हम कहीं ना कहीं अब इस बार पूरे बहुमत में सरकार लाएंगे। रही हमारे खट्टर साहब जो बोले, आप उसके विषय को देखिए, उन्होंने वहां के किसानों की भलाई की बात की कि भैया आप लोग देश हित में सोचिए, और जब आप देश हित में सोचते हैं जो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नैरेटिव सेट करने के लिए जाते हैं, तो जब वो नैरेटिव सेट करते हैं तो वहां गलत प्रभाव छोड़ते हैं। तो हमारे खट्टर साहब का मैसेज उन लोगों के लिए था जो इन भोले वाले किसानों के दिमाग में एक खुराफात पैदा कर रहे थे। और खट्टर साहब का बयान मुझे लगता है जो वाकई एक अच्छा परिवार का किसान होगा उसको समझा होगा कि ये सरकार जो हमारे यहाँ गरीब किसानों की कितनी मदद कर रही है, ठीक है, क्या चीज नहीं कर रही है। ठीक है फिरोज खान साहब, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी मेहनत, ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं की, आपके बड़े बड़े नेता, खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर अच्छे से चुनावी प्रचार किया, काफी मेहनत की। और मेहनत तो हरियाणा की क्या, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत की थी, और प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन वहां पर 0 सन्नाटा। लेकिन दोनों में फर्क है, यहां हरियाणा की राजनीति अलग है और हरियाणा के मुद्दे अलग है। पूरा हरियाणा किसानी हरियाणा कहा जाता है, जो किसान प्रदेश है। पहलवान, बेरोजगारी, युवा, काफी सारे मुद्दे थे, लेकिन एक भी मुद्दा शायद आप सही से नहीं पकड़ पाए। बात तो बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं खुद पूरा हरियाणा घूमा था और किसान परेशान, पहलवान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, सब परेशान। उसके बाद बीजेपी जीत जाती है, मतलब शासन प्रशासन इलेक्शन कमीशन खुश, सब हर रहे परेशान, ये 3 खुश तो बेड़ा पार। 10 सीट का गेम है, मैं इंडियन न्यूज के माध्यम से कहना, 10 सीट का गेम है, 10 सीट का उन लोगों ने गेम कर दिया। 12 से 15 सीट को रोक करके इलेक्शन कमीशन रोक देता है कि काउंटिंग बंद कर देता है, अभी काउंटिंग में खामियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अचानक फिर काउंटिंग चालू होता है। आप ही की टीवी ने सुबह में दिखाया कि बीजेपी 15 पर, कांग्रेस 50 पर, बाकी अन्य, ऐसा फिर दिखाया 60 सीट पर कांग्रेस आ गई, बीजेपी 20 पर, ऐसा इस तरह दिखाया क्या शुरू। उसके बाद कौन सा जिन निकल कर आ गया बाहर कि बीजेपी आ गई 48 पर, कांग्रेस आ गया 37 पर, बाकी 0-0, अदर 5। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा ये पहले से प्लानिंग था, पता था। बात कर रहे हैं। और फिरोज खान साहब, जो पिछली बार डिप्टी सीएम थे उनकी तो हार ही हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला। वो तो कह रहा हूँ मैं, डिप्टी सीएम जो 10 सीट लेकर के आए थे चौटाला जी, वो 10 में 0-0 हो गए हैं। नहीं कुलदीप मलिक जी, ये सवाल तो आपसे, और ये सवाल तो वाकई बड़ा है, जाट नेता होने के बावजूद, डिप्टी सीएम होने के बावजूद, और जाट क्षेत्र में ही दुष्यंत चौटाला की हार। जाट के नेता है, उनका वोट कहाँ चला गया? फिरोज खान साहब, आऊंगा आपके पास। कुलदीप मलिक जी, देखिए बड़ा अहम क्वेश्चन है, और भाई खास तौर से डॉक्टर कुलदीप मलिक जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन हरियाणा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो रणनीति बनाई, आप देखो इन्होंने चुनाव में क्या किया, इन्होंने चुनाव को जाट वर्सेस दूसरी जाति कर दिया। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और खास तौर से जो मेरे कांग्रेस के साथी है उन्हें भी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। और खास तौर से इतने मुद्दे कांग्रेस के पास थे। मैं तो अभी आप यूपी की बात कर रहे हैं श्रीमान जी, आपको बताऊं अभी 4 दिन पहले यूपी के अंदर एक शिक्षक ने अमरोहा में आत्महत्या कर ली, फांसी खा गया, क्लासरूम के अंदर फांसी लगा लिया अमरोहा के अंदर। और उसमें आरोप क्या लगाए, आरोप उसमें जो मिड डे मील का वितरण होता है उसमें ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार होता है, उसी के साथ ही उससे जो है उसमें हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। लेकिन है किसी विपक्ष के अंदर इस तरीके के मुद्दे उछालने की, जब तक विपक्ष मुद्दों पर नहीं आएगा और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम नहीं करेगा तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। कुलदीप मलिक जी, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, और हरियाणा की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।